आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर और लोगों से संबंधित मुद्दे पर आज आपके सामने हूं। थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा टेक्निकल है। जितना सरल भाषा में हम बात कर पाएंगे उतनी मैं कोशिश करूंगी, लेकिन यह जरूरी इसलिए है क्योंकि इस देश में तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार धराशायी होती जा रही हैं। जिन संस्थाओं का काम आम निवेशकों को, आम नागरिक को, आम लोगों को सुरक्षित करना, उनको संरक्षित करना है, वो संस्थाएं धराशायी हो चुकी हैं। और उसमें सबसे आगे अगर किसी संस्था का नाम है तो वो सेबी है, इस देश का मार्केट का रेगुलेटर। और उसकी नाक के नीचे जिस तरह के घोटाले हुए हैं, जिस तरह के घपले हुए हैं और जिस तरह से आम निवेशकों को चूना लगाकर बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े अल्गो ट्रेडर ने लूटा है, वो वाकई गौरतलब है। इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे हम एक अल्गो ट्रेड ऑपरेटर जेन स्ट्रीट की। ये जेन स्ट्रीट भारत के शेयर बाजार, एक शेयर बाजार होता है और एक फ्यूचर मार्केट होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये अमेरिका की एक अल्गो ट्रेडिंग कंपनी है। ये भारत के डायरेक्ट इक्विटी मार्केट मतलब शेयर बाजार और डेरिवेटिव मार्केट में एक साथ ऑपरेट कर रही थी, सिस्टम को रिग कर रही थी, जबरदस्त मुनाफा कमा रही थी। और यह मुनाफा पूरा पूरा अवैध था, जो सेबी का ऑर्डर खुद कहता है। और लाखों करोड़ों रुपए आम आदमी के डूब गए, जिसकी चेतावनी राहुल गांधी जी लगातार दे रहे थे कि एफएनओ में आम जनता का पैसा डूब रहा है, सेबी और सरकार को इस पर सजग होना चाहिए। यह चला कई साल, और इसका भी मैं विधिवत रूप से आपको बताऊंगी ये सब कितने साल चला। ये कई साल चला और आखिरकार 3 जुलाई को, इस साल की 3 जुलाई को सेबी ने 105 पन्ने का एक इंटरिम ऑर्डर निकाला। ये इंटरिम ऑर्डर है और उसमें जेन स्ट्रीट कैपिटल और उसके 4 सहयोगी एफिलिएटेड कंपनीज को भारत में ट्रेडिंग करने से रोका गया। और उसके 4000, ये वाला फिगर जरूर याद रखिएगा, उसके 4844 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। ये जो 105 पन्ने का ऑर्डर है, ये 2023 जनवरी से लेकर 2025 मार्च की अवधि के दौरान 18, मात्र 18 ट्रेडिंग सेशंस की विवेचना करके उसको देखकर यह ऑर्डर इशू किया गया। ओनली 18 ट्रेडिंग डेज, ये मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। और इस ऑर्डर में उस कंपनी को, उसके एफिलिएट जेन स्ट्रीट की कंपनी को बैन किया गया और 4800 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। लेकिन जेन स्ट्रीट ने 4800 करोड़ रुपए अवैध मुनाफे में नहीं कमाए थे। जेन स्ट्रीट ने अवैध मुनाफे में 44,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और यह भी जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच का ही आंकड़ा है। इसके पहले उसने कितना कमाया और मार्च से लेकर मई तक, जब तक वो ऑपरेट करता रहा, उसने कितना कमाया, यह अभी तक किसी पटल पर आधिकारिक जानकारी से नहीं आया है। कमाया सामने वाले ने 44,000 करोड़ रुपए मुनाफा, शुद्ध मुनाफा, जो कि अवैध था, गैर कानूनी था, जिसको रिपैट्रिएट किया अमेरिका। और जब्त हुआ है 4800 करोड़, उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं। अब बात करते हैं, ये सारी जो कथा है, ये जो सारा झेलमेल है, ये कहां से शुरू हुआ। बात है दिसंबर 2020 की। जेन स्ट्रीट नाम की अमेरिकन सटोरिया कंपनी, इसको आम भाषा में सटोरिया कंपनी कहा जाता है, जो डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करती हैं, इन्होंने भारत में अपना जाल फैलाना शुरू किया। ये दुनिया भर में डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने के लिए जानी जाती है। मैं कहूंगी बदमशहूर है। इन्होंने भारत आकर 2 कंपनियां बनाई, जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा हांगकांग और सिंगापुर के 2 एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी भारत के शेयर बाजार में घुसाया और उसके बाद सट्टे का खेल शुरू किया। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास जो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर है
वो जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का है, जिसमें उसका कुल मुनाफा करीब करीब 44,000 करोड़ रुपए है। उसके पहले का कितना है और उसके बाद का कितना है, इसका अभी तक ना सेबी ने ना सरकार ने कोई फिगर दिया है। तो ये क्या करते थे, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग तो दुनिया भर में होती है, ये क्या करते थे और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान कैसे किया? क्योंकि एक अमेरिकन एल्गो कंपनी हमारे देश में आकर शेयर बाजार में, डेरिवेटिव मार्केट में घुसकर हेर फेर करे और हमारे लोगों का नुकसान हो और सरकार आंखों पे पट्टी बांधे रहे, एसेंशियली स्टोरी का क्रक्स यही है, यही हुआ है। तो ये क्या करते थे, ये डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी काम करते थे और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में भी काम करते थे, और इतनी बड़ी तादाद में करते थे कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे। ये डायरेक्ट इक्विटी मतलब शेयर बाजार में शेयर का दाम निर्धारित करते थे, और इसको करने के लिए ये एक चीज कहते हैं मार्केट मार्किंग क्लोज। मतलब आज जो स्टॉक है वो 3:30 बजे जब मार्केट की ट्रेडिंग बंद होगी तो वो कितने दाम पर बंद होगा वो ये निर्धारित करते थे, क्योंकि ये इतनी वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे होते थे कि ये ऐसा कर सकते थे। इसको मार्किंग क्लोज कहा गया है। ये दुनिया में और भारत में अवैध है, गैर कानूनी है। किसी भी ट्रेडर को, किसी भी कंपनी को ये इजाजत नहीं है। ये स्टॉक मैनिपुलेशन है सरासर। ये स्टॉक प्राइस के साथ हेर फेर है, इसकी सजा जेल होता है। ये किया इन्होंने। ये निर्धारित करते थे कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में एक शेयर कितने पे बंद होगा, और फिर उसी शेयर प्राइस का फायदा उठाकर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पे पुट और कॉल ऑप्शन के माध्यम से बड़ा मोटा बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, जो अब सेबी मान रही है कि अवैध है। एफएनओ ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तरफ अगर जेन स्ट्रीट है तो दूसरी तरफ आम निवेशक है, और जहां जहां जेन स्ट्रीट ने मैनिपुलेशन किया और जितना पैसा कमाया, दूसरा एक जीतता है एक हारता है। यू बाय एंड यू सेल। जो जीता वो जेन स्ट्रीट था, जो हारा वो हिंदुस्तान का आम निवेशक था। लगातार हिंदुस्तान के आम निवेशकों ने इसमें पैसा गंवाया। करीब करीब 54,000 करोड़ रुपए मात्र 90% लोगों के इसमें स्वाहा हो गए। इनफैक्ट एक ऐसा दिन था 17 जनवरी 2024 का, जब जेन स्ट्रीट ने एक ही दिन में 735 करोड़ रुपए कमाए थे, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं। मैं पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, इसमें नहीं जाऊंगी। फ्यूचर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के माध्यम से सिंपल बात रखूंगी। और अनुमान है कि फ्यूचर मार्केट में 93% आम छोटे निवेशकों का जबरदस्त नुकसान हुआ। औसतन नुकसान 1.25 लाख से ज्यादा का है। कमाल की बात यह है कि यह सटोरिया मुनाफा कमाता रहा और हमारा सेबी कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। और कमाल की बात यह भी है कि इस सटोरिये ने अमेरिका की एक अदालत को बताया कि हिंदुस्तान के नियमों की अनियमितताओं के चलते, ये 2024 की बात है, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की मार्केट की जो इनएफिशिएंसीज हैं उनके चलते हमने करीब करीब 2023 में उन्होंने बताया हमने $1 बिलियन वहां पर कमाया है। यह अलग बात है कि अगले साल वो बढ़कर $2.3 बिलियन हो गया। यह सब सार्वजनिक रूप से हो रहा है। सटोरिया पैसा कमा रहा है, हमारे लोगों को चूना लगा रहा है, बड़ा पैसा अमेरिका रिपैट्रिएट कर रहा है, अमेरिकन कोर्ट को बता रहा है कि हां हमने अनियमितताओं के चलते 1 बिलियन कमाया, तो उसके बाद बता रहा है $2.3 बिलियन कमाया। हमारे सेबी की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सेबी कोई एक्शन, कोई हरकत नहीं करता है। 2023 में यह मामला सामने आया, 2024 तक सेबी हरकत नहीं करता है, जबकि यह बार बार कोर्ट में जेन स्ट्रीट किसी और मामले में इस बात की को उजागर कर रहा था। और उसके बाद फरवरी 2025 में एक मीठी सी चेतावनी, बहुत ही मीठी सी कॉशनरी लेटर एक इशू किया जाता है जेन स्ट्रीट को सेबी की ओर से, और सावधानी पत्र इसको कॉशनरी लेटर कहते हैं। और उसमें संदिग्ध ट्रेडिंग पैटर्न पर चेतावनी दी गई। यह फरवरी में हुआ था। मई तक यह फर्म ट्रेड कर रहा था और जुलाई आ गया इसको बैन करते हुए। 5 महीने सेबी को लग गए उस मार्केट में बैन करने के लिए जहां डेरिवेटिव का काम मिली सेकेंड्स में होता है,
जो डेरिवेटिव मार्केट सेकंड और सेकंड मूव करता है, जिसके चलते हजारों लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे थे, उस मार्केट के लिए 4.5 साल सेबी को लग गए जगने के लिए, जबकि तथ्य और आंकड़े सब सामने थे। और एक बात यह भी सच है कि 2024 में तमाम मार्केट विशेषज्ञों ने सेबी को लिखकर इसके बारे में आगाह किया था। और अब सेबी दुनिया में कहता फिर रहा है, और सेबी के साथ साथ हमारी फेक न्यूज की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी, जब राहुल जी ने कहा कि मैंने इसके बारे में आगाह किया था, अरे सेबी ने एक्शन तो लिया, लाखों करोड़ रुपए लोगों के स्वाहा हो रहे हैं, 4.5 साल बाद आपकी नींद खुल रही है, 44,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 4800 करोड़ जब्त करके आप खुशी मना रहे हैं, चिड़िया चुग गई खेत, और ये खुशी मना रहे हैं कि हमने जी 4800 रुपए रोक लिए। क्या होते हैं 4800 करोड़ रोकना? इस फर्म ने अमेरिका में लगातार रिपैट्रिएशन किया, खालिस अवैध प्रॉफिट बनाया, और असलियत यह है कि इसने लगातार हिंदुस्तान के छोटे निवेशकों को रौंद दिया, और उसके बाद भी सेबी ने इस पर कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे सवाल हैं, उसमें से एक सवाल यह भी है कि फिर से कटघरे में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, सेबी, निर्मला सीतारमण, एनएससी, एसबीआई, हर तरह के एसएफआईओ, ये सब खड़े होते हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? जब डाका डाला जा रहा था लोगों की जेब पर, जब एक कंपनी लगातार एक बड़ा घोटाला कर रही है, जिस घोटाले के बार बार तथ्य सामने आ रहे हैं, तो ये सब लोग कौन सी नींद सो रहे थे? क्या खाकर सो रहे थे ये लोग? और इसीलिए यहां से सवाल उठते हैं, और ये सवाल हम इस मंच से पूरी जिम्मेदारी से उठाते हैं। ये सवाल सरकार से है, ये सवाल तमाम उन एजेंसी से जिनका काम हिंदुस्तान के निवेशकों के, हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा और संरक्षण का है, और ये सवाल सेबी से है। पहला सवाल यह है कि जेन स्ट्रीट जो एल्गो ट्रेडर है, उसको हिंदुस्तान पैसा लाने की अनुमति किसने दी? क्या उसके पास प्रायर अप्रूवल था? क्या उसके पास रिक्वायर्ड परमिशंस थी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब वो बेधड़क, बेखौफ होकर अवैध मुनाफा कमा रहा था, तो उसको यह मुनाफा वापस अमेरिका ले जाने की परमिशन किसने दी? क्या यह परमिशन सेबी ने दी? क्या यह परमिशन एनएससी ने दी? क्या यह परमिशन पीएमओ से आई? क्या यह परमिशन वित्त मंत्रालय से आई? यह परमिशन किसने दी? जेन स्ट्रीट किसकी निगरानी में काम कर रहा था? एक कंपनी है जो चूना लगा रही है आम जनता को, जो बड़ा पैसा का हेरफेर कर रही है, जो मार्केट मैनिपुलेशन डायरेक्ट इक्विटी में भी कर रही है और एफएनओ में भी कर रही है। ये किसकी निगरानी में हो रहा था काम? और सबसे बड़ी बात, किसी को भी अगर लगता है कि सेबी और सरकार इसलिए जाग गई है क्योंकि तमाम छोटे निवेशकों की पूंजी स्वाहा हो गई है, इस मुगालते में मत रहिएगा। वो इसलिए जागे हैं क्योंकि इतना पैसा रिपैट्रिएट किया इस जेन स्ट्रीट ने कि हिंदुस्तान के जो एफआईआई आउटफ्लो नंबर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना पैसा यहां से बाहर खींचा, उसकी पिक्चर इतनी बिगड़ गई कि सरकार को जागना पड़ा। किसी आम निवेशक के सुरक्षा के लिए सरकार नहीं जागी है। अब एक और सवाल है, सेबी ने स्वीकारा है कि ये जो पैसा है ये अवैध मुनाफा है, तो आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? आप तो 4800 करोड़ का ये अवैध मुनाफा जब्त कर पाए। जो 44,000 करोड़ का अवैध मुनाफा भेज दिया गया इस देश के बाहर, उसका क्या होगा? सेबी को इतने साल क्यों लग गए जगने के लिए? सेबी को 5 महीने क्यों लग गए कॉशनरी लेटर के बाद बैन करने के लिए? इतनी सारी चेतावनी थी, अमेरिकन कोर्ट से चेतावनी थी, बाजार के विशेषज्ञों से चेतावनी थी, 2023 से चेतावनी थी। सेबी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? छोटे निवेशकों के ठगने का इंतजार क्यों करते रहे? एक और सवाल है, एक एजेंसी है ना ईडी, विपक्ष का नाम लीजिए, दौड़ी दौड़ी चली आएगी, कोई काम नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एफआईओ, एनएससी, सेबी, क्या कर रहे थे ये सब? ये कौन सी मिली भगत है? ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं जाग रहे थे? ये निवेशकों के पैसे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? एक एजेंसी बेधड़क, बेखौफ होकर
नाजायज पैसा कमा रही है, उस नाजायज पैसे को हिंदुस्तान से निकालकर अपने देश भेज रही है और हमारी किसी एजेंसी को भनक ही नहीं पड़ रही है। एक और सवाल है, आपको याद ही होगा 2024 के चुनाव के दौरान दो लोग स्टॉक मार्केट गुरु बन गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। स्टॉक टिप्स देते थे, पता नहीं आप लोगों ने ली कि नहीं, नुकसान ही हुआ होगा अगर ली होगी। कहते थे स्टॉक खरीद लो, मार्केट बढ़ने वाला है। क्या उनको इस बात की जानकारी थी? क्या वो इसी के बेसिस पर स्टॉक टिप्स दे रहे थे? आज सवाल यह भी पूछा जाएगा। आज सवाल यह पूछा जाएगा कि अगर वो लगातार कंपनी पैसा निकाल रही थी भारत से और हमारा एफआईआई डेटा लगातार बद से बदतर हो रहा था, तो इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया गया? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि उस रिपैट्रिएशन को रिकवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आपके तो मित्र है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो इतना जो नाजायज पैसा हिंदुस्तान का वो बाहर लेके कमा के चला गया, उस पैसे को वापस देश में कैसे लाएंगे? और इस पूरी हेरा फेरी में जो सबसे अजीब और जो सबसे गजब बात है वो ये है कि इस पूरे दौर में एक ही नाम सामने आता है, वो माधवीपुरी बुच जी। उन्होंने तो वो कीर्तिमान स्थापित किया कि ना सिर्फ अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, पूरे तंत्र को ही अंधा कर दिया। पहले वो होल टाइम डायरेक्टर थी, वो सेबी चीफ बनी और ये सारा गोरख धंधा होता रहा। तो आज सवाल इस बात का है कि चाहे वो अडानी का महाघोटाला हो, चाहे वो ये घोटाला हो, सेबी का रोल क्या है? सेबी क्या करने के लिए है? सेबी क्यों है इस देश में? और जिस हर बात पर बोलने वाले प्रधानमंत्री, स्टॉक टिप्स देने वाले गृह मंत्री आज चुप क्यों है? आज इतना बड़ा एक एल्गो ट्रेडर चूना लगाकर देश के नागरिकों को भग गया है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी चुप्पी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यह सवाल हम इस मंच से उठा रहे हैं क्योंकि यह पेचीदा मामला है और इसमें थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं जिसकी मैंने व्याख्या हिंदी में की है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी उसको बोल देना चाहती हूं। We are today talking about Jane Street, an algo trading firm from the United States, which made massive illegal profits in India, repatriated that money to the United States, and at the receiving end were thousands and lakhs of India's small investors. This is a warning that was issued by Rahul Gandhi ji for several months, if not years now. He constantly cautioned the government and the market regulator about FNO trading, and he said protect and ring fence the small investor, something that both the government and SEBI refused to do. And today we come to you with an interim order issued by SEBI on the 3rd of July, which essentially says that Jane Street Capital and 4 of its associate funds will be barred from the Indian markets, and they have impounded about 4,800 crore rupees. But Jane Street Capital, between January 2023 and March 2025, made profits of 44,000 crore rupees. You have not even impounded 1/10 of that money. We don't know how much profit did they make before that. We don't know how much profit have they made after March 2025 because they were operating up until May 2025. That money has been repatriated. How is that money going to come back? Because that is illegal profit according to SEBI's own submission. The story really begins in 2020 when Jane Street began its operations here in India. What Jane Street did very cleverly was to operate both in the direct equity and the futures and options, which is called the derivative market of the country. They manipulated stocks by a phenomena called market closing, which essentially sets the closing price for a stock, an illegal practice across the world and in India. So they manipulated stock prices in the direct equity market, and on the basis of that manipulated stock price, they made huge illegal profits in the FNO market through put and call options. What we now know is that between January 2023 and March 2025, they made profits to the tune of 44,000 crore rupees. Why was SEBI sleeping all along is a question that we will be asking. And that question needs to be asked because Jane Street was operating recklessly, brazenly, blatantly, and at such a huge volume of trade that it could not have missed a single investor or a regulator. Why did SEBI keep sleeping for 5 long years? What was SEBI doing? What is SEBI's job?
The reality is that Jane Street was manipulating the direct equity market, it was manipulating the F&O market, and it made a submission before the US courts as early as 2023 stating that due to the inefficiencies of the Indian market, they have profited $1 billion in 2023 and $2.3 billion by 2024 in the Indian markets. Huge sums of that money have been repatriated. This information was in the public domain. In 2024, several market experts had approached SEBI. They had written to SEBI. They had cautioned SEBI against what was happening. SEBI did not do anything about it. It is clearly the infamous era of Madhvi Puri Buch, where she did not just keep quiet, she ensured that the entire institution meant to protect and ring fence the small investor also went off to deep sleep. The question now is that the Prime Minister, the Home Minister, SEBI, NSE, several agencies meant to protect the investors are now quiet. Why are they quiet? They are quiet when an Adani Maha scam happens. They are quiet when this happens. Who is supposed to ring fence and protect the small investors? The reality is that derivative markets operate on a millisecond basis. It took SEBI 4.5 years to wake up, and it took SEBI 5 months after a cautionary letter to ban this company. And which is why from this very platform, certain very pertinent questions will have to be raised. Who permitted a high frequency algo trader like Jane Street to bring thousands of crores into the Indian market? Which authority allowed Jane Street to transfer its profits out of India to the United States? Did Jane Street have regulatory approvals and prior permissions for its operations? Did these permissions come from Finance Ministry, SEBI, NSE, PMO? Where did these permissions come from? Under whose oversight was Jane Street operating? Isn't it true that Jane Street transferred such a massive amount out of India? And the reality is that the government and SEBI woke up only when the FII outflow numbers went through the roof. They have not woken up to protect the small investors. They woke up when foreign institutional investors took away money from India, and that money was going up in leaps and bounds. How much money has Jane Street repatriated in 4.5 years? We only know about numbers from 2023 to 2025. They began operations in 2020. How much money have they repatriated? Why did SEBI take 5 months from cautionary letter to banning? SEBI has now admitted that the profits amassed by Jane Street are illegal. What are you going to do about money that has been repatriated to the United States? How are you going to retrieve? How are you going to bring back that money? Because that money belongs to India's investors. That money belongs to India, illegally made by Jane Street and repatriated to the United States. Why did SEBI choose to ignore the red flags? And like I said, Jane Street told a court in 2023, investors wrote in 2024. Why did SEBI not act? Why did SEBI not pick up the warning signals? What were other agencies like an ED or a CBI or an income tax or an FIO, SFIO and several other agencies doing? One very pertinent question is that during the election campaign of 2024, Prime Minister Modi and Amit Shah had become self-appointed market gurus. They were passing on stock tips. Did they know about this scam? Did they know this is how the market was being manipulated? Because these are questions that will be raised given what's now coming to light. Is it not true that Jane Street was repatriating large sums of money which was actually throwing the FII numbers, the outflows, out of the box, and which is why the government has woken up? This entire manipulation was happening, and there was one constant name across the Adani scandal, across the Jane Street scandal, and that name is Madhvi Puri Buch, a person who was conveniently denied another term because there was so much that had come on her, and she has quietly moved out of this country, settled overseas, and everything happened under her nose. Not a squeak, not a word from SEBI.
All this while Jane Street was looting India's small investors, and they all chose to keep quiet. And last but not the least, Mr. Prime Minister and Mr. Home Minister like to speak a lot on stock markets. They have deep interests in stock markets. They choose to give stock tips. Why are they quiet today? They cannot be quiet when several thousands of small investors lose crores of money. They cannot be quiet when several of these investors have been looted by one company. Nobody knows who allowed that company to operate. What was the regulatory oversight? How could we miss the warning signals? Jane Street was telling something in the US courts. Why were we not picking that up? There are several things that don't add up, and which is why the question, did this scam happen at the patronage of the government and market regulator SEBI? That's the moot point.